व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी एकदम मस्त होंगे। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि मैं क्लास 12 के सारे डेरिवेशन प्रूव करा रहा हूँ। कल मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें गोलीय उत्तल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र का निगमन मैंने करवाया था, और आज नेक्स्ट हमारे पास डेरिवेशन होगा गोलीय अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हम लोग उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के लिए एक ही सूत्र का निगमन करते हैं, 1/f = 1/v + 1/u। उत्तल लेंस और अवतल लेंस के लिए जैसे प्रूव करते हैं कि दोनों का फार्मूला सेम होता है, वैसे ही यहाँ पर भी गोलीय उत्तल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र और गोलीय उत्तल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र फार्मूला दोनों का सेम होता है। सिर्फ करने का तरीका, उनका डेरिवेशन अलग अलग मेथड से होता है, उनका फिगर अलग होता है। तो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे गोलीय अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र μ/v - 1/u = μ - 1/r। और हमें फ्रेंड्स पूरा भरोसा है कि आपने कल वाला वीडियो जरूर देखा होगा, गोलीय उत्तल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र। अगर नहीं देखा है दोस्तों तो प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, तब उसके बाद इस वीडियो को देखिए, बातें और अधिक क्लियर होंगी। चलिए दोस्तों, हम अपने इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, गोलीय अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र μ/v - 1/u = μ - 1/r हमें लेकर आना है। इसमें क्या होगा, जैसा कि आप देख रहे हैं अवतल पृष्ठ है। अवतल पृष्ठ पहले बना लेते हैं इसमें हम। ये हमारा अवतल पृष्ठ हो गया दोस्तों। सॉरी, देखिएगा, ये हमारा अवतल पृष्ठ हो गया। नाम दे देते हैं S1 S2। तो दोस्तों S1 S2 हमारा अवतल पृष्ठ हो गया, मुख्य अक्ष है। तो ये दोस्तों मुख्य अक्ष हो गया। इस पर ध्रुव P है, ध्रुव P है, वक्रता केंद्र C है, और इस ध्रुव P वक्रता केंद्र C वाले मुख्य अक्ष पर एक वस्तु O रखी हुई है दोस्तों। एक वस्तु O रखी है। O वस्तु से दो किरणें निकलती है। मैंने कल भी बताया था, किसी भी वस्तु से दो किरणें निकलती हैं। यहाँ पर भी O वस्तु से दो किरणें हम निकालेंगे, और एक किरण ऐसे मुख्य अक्ष से होती हुई चली जाएगी, और ऐसे मान लीजिए ऐसे निकल गई। उसे नाम दे देते हैं OQ। OQ किरण मुख्य अक्ष से चली गई, और दूसरी किरण O उसको ऐसे अवतल पृष्ठ के किसी बिंदु, अवतल पृष्ठ के किसी बिंदु A से, नाम दे देते हैं इसे, A से टकराती है। बिंदु A से टकराती है, और टकराने के पश्चात ये आपतित किरण पहले थी, और उसके पश्चात अपवर्तित किरण हो जाती है। उसके पश्चात ये अपवर्तित किरण हो जाती है, और ऐसे इसका विचलन हो जाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये आपतित किरण है, ये अपवर्तित किरण है। तो बताइए, आपतित किरण और अपवर्तित किरण जिस बिंदु पर मिलते हैं उस बिंदु को क्या कहते हैं? तो दोस्तों, उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं, और आपतन बिंदु पर हमेशा एक अभिलंब गिरता है। तो लीजिए, एक अभिलंब हो गया, और दोस्तों अभिलंब केंद्र C से मिलता है। ये लीजिए, अभिलंब हो गया, और हमारा अभिलंब केंद्र C से मिल रहा है। दोस्तों, आप देख रहे होंगे कि आपतित किरण ऐसे गई, और उसके बाद थोड़ी सी अभिलंब की ओर झुक गई है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ये लग ऐसा रही है, ऐसे ये लग रही है कि जैसे कि किसी बिंदु, और उस बिंदु को नाम दे देते हैं I, कि वो किसी बिंदु I से आ रही हो, I से आती हुई प्रतीत हो रही है। सॉरी गाइस, थोड़ा सा तिरछा हो गया, इसे सीधा बना लेते हैं। किसी बिंदु I से आती हुई प्रतीत होती है। तो दोस्तों, यहाँ पर बिंदु A से मुख्य अक्ष पर, बिंदु A से मुख्य अक्ष पर हम एक लंब गिराते हैं, और इसे नाम दे देते हैं इस बिंदु को और इस लंब को AM। इस बिंदु को M और इस लंब को नाम दे देते हैं AM।
अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक कोण बन रहा है, यहाँ पर एक कोण बन रहा है और यहाँ पर एक कोण बन रहा है। इन कोण को हम, पहले वाले कोण को अल्फा, पहले कोण को हम अल्फा, दूसरे कोण को हम बीटा तथा तीसरे कोण को नाम दे देते हैं गामा। ठीक है दोस्तों, अब देखिएगा, ये पहला माध्यम है, माध्यम एक, और मान लेते हैं इस माध्यम का जो अपवर्तनांक है μ1 है। तथा दोस्तों ये दूसरा माध्यम है, माध्यम 2, तथा इसका जो अपवर्तनांक है मान लेते हैं μ2 है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो अवतल पृष्ठ है ये पहले माध्यम और दूसरे माध्यम को विभाजित करने का कार्य कर रहा है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा पूरा फिगर तैयार होता है। अब आगे चलते हैं हम दोस्तों इसका डेरिवेशन करने के लिए। देखिए, हम मान लेते हैं, अभी देखिएगा दोस्तों थोड़ा सा, ये हमारी आपतित किरण है, ये हमारी आपतित किरण है और ये हमारा वक्रता केंद्र, सॉरी ये हमारे अभिलंब है। ये आपतित किरण और ये अभिलंब है। तो आपतित किरण और अभिलंब के मध्य बना कोण क्या कहलाता है दोस्तों? आपतित किरण और अभिलंब के मध्य बना कोण आपतन कोण आई कहलाता है। इसे यहाँ पर लिख देते हैं, आपतन कोण आई कहलाता है। तथा दोस्तों देखिए, ये अपवर्तित किरण है और ये अभिलंब है, तो ये बना कोण अपवर्तन कोण आर कहलाएगा। अपवर्तन कोण आर कहलाएगा। दोस्तों इसे बाहर बना लेते हैं, फिगर कुछ ज़्यादा छोटा है तो इसे यहाँ पर बना लेते हैं, ऐसे दिखा देते हैं, ये अपवर्तित कोण आर कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, तो थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, स्पेस कम था तो अंदर नहीं लिखे हैं, हमने बाहर दिखा दिया है कि ये आपतित किरण है, ये अभिलंब है। तो आपतित किरण अभिलंब के मध्य बना कोण आपतन कोण आई, और ये अपवर्तित किरण है, ये अभिलंब है, अपवर्तित किरण और अभिलंब के मध्य बना कोण आर कहलाएगा। अब दोस्तों देखिएगा, त्रिभुज OCA, एक त्रिभुज OCA बन रहा है, त्रिभुज OCA में, अब देखिए OCA, देखिए ये यहाँ पर O है, ये बिंदु C है, ये बिंदु A है, यहाँ पर ऐसे एक बहिष्कोण बन रहा है। देखिए दोस्तों, OCA, O यहाँ पर एक कोण है अल्फा, यहाँ पर एक कोण है दोस्तों गामा, और यहाँ पर एक कोण है आपतन कोण आई, आपतन कोण आई। देखिए अल्फा गामा और ये टोटल आपतन कोण आई हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर बहिष्कोण गामा है, में गामा बहिष्कोण है, अतः गामा, तो कल के सूत्र में भी मैंने बताया था, सब सूत्र का निगमन करवाया था दोस्तों, कि जब बहिष्कोण अगर लेते हैं हम, तो बहिष्कोण जो होता है आंतरिक कोणों की योग के बराबर होता है। आंतरिक कोण वे कोण होते हैं जो किसी त्रिभुज के अंदर बने होते हैं, बहिष्कोण वो कोण होता है जो उस त्रिभुज के बाहर बना हो। तो वो कोण जो त्रिभुज के बाहर बना है, ये यहाँ पर देखिए गामा है, और वो कोण जो त्रिभुज के अंदर बने हुए अल्फा और आपतन कोण आई है। तो त्रिभुज का जो बहिष्कोण होगा वो आंतरिक कोणों के योग के इक्वल होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए गामा इक्वल टू अल्फा प्लस आई। अब देखिए हमें यहाँ पर अल्फा से कोई मतलब नहीं, गामा से कोई मतलब नहीं, हमें आपतन कोण आई की वैल्यू निकालनी है और अपवर्तन कोण आर की वैल्यू निकालनी है। तो देखिएगा आई की वैल्यू अगर हम यहाँ पर निकालें तो आई इज इक्वल टू हो जाएगा दोस्तों गामा, और ये अल्फा इधर आ गया तो माइनस अल्फा। ठीक है दोस्तों, ये इक्वेशन नंबर हमारा हो गया फर्स्ट, इसे हम फर्स्ट मान लेते हैं। अब देखिएगा आगे चलते हैं। एक त्रिभुज बन रहा है दोस्तों ICA, त्रिभुज ICA, तो ICA में देखिएगा
आई सी ए। दोस्तों आई सी ए, आई यहाँ पर बीटा है आपका, सी यहाँ पर गामा है, और ए यहाँ पर परावर्तन अपवर्तन कोण आर है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर भी गामा क्या हुआ, बहिष्कोण है, गामा बहिष्कोण है, और आंतरिक कोण क्या है दोस्तों, आंतरिक कोण क्या है। तो अतः हम यहाँ पर कह सकते हैं गामा इज इक्वल टू आंतरिक कोणों का योग, आंतरिक कोण बीटा प्लस अपवर्तन कोण। अब दोस्तों ये क्या हो जाएगा, हमें अपवर्तन कोण से मतलब है, हम अपवर्तन कोण की वैल्यू निकाल लेते हैं दोस्तों। अपवर्तन कोण आर इज इक्वल टू गामा और माइनस, ये प्लस का बीटा इधर जाएगा तो माइनस का बीटा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर हमारा आ गया सेकेंड, लिख देते हैं हमसे सेकेंड इक्वेशन। अब देखिएगा हम स्नेल के नियम पर चलते हैं दोस्तों। स्नेल के नियमानुसार, स्नेल के नियमानुसार स्नेल ने नियम दिया था दोस्तों, उन्होंने कहा साइन आई अपान साइन आर, साइन आई अपान साइन आर इज इक्वल टू म्यू टू अपान म्यू वन। कल भी यूज किया गया था इसका दोस्तों, सेम प्रोसेस है, डेरिवेशन में थोड़ा सा अंतर है बस, तो थोड़ा सा दोनों में जितने का डिफरेंस आता है, जितने में डिफरेंस है दोनों का, आप कभी भी पढ़िएगा तो दोनों के अंतर के साथ पढ़िएगा कि इसमें कैसे हो रहा है और उसमें कैसे हो रहा है, दोनों का अंतर के साथ में लेकर चलिएगा तो कभी कंफ्यूजन नहीं होगा दोस्तों, और जल्दी आप भूलेंगे नहीं। तो जब भी पढ़ें साथ में दोनों एक अलग पेज पर एक अलग पेज पर नोट करते चलिए, अंतर के साथ चलिएगा। अब देखिएगा अगर हम मान लें कि इसका जो व्यास है, इस पृष्ठ का जो व्यास है इतना नहीं है, वो बहुत छोटा है, व्यास ज़्यादा नहीं है, बहुत छोटा है। तो जब व्यास बहुत छोटा होगा दोस्तों तो बिंदु P और ए और P बहुत पास में बनेंगे, ए और P बहुत पास में बनेंगे। तो उस स्थिति में जो कोण आई ओ और सी, या फिर कह लें कोण अल्फा बीटा गामा आपतन कोण आई परावर्तन कोण आर, जो भी होगा तो ये पांचों, इन पांचों कोणों का जो भी वैल्यू होगी बहुत कम होगी। तो लिख देते हैं दोस्तों, जब पृष्ठ का व्यास बहुत कम हो, बहुत कम हो तो आई आर अल्फा बीटा तथा गामा का मान बहुत कम होगा, बहुत कम होगा। ठीक है दोस्तों, ये बात कल भी बताई गई थी। अतः हम यहाँ पर कह सकते हैं, हम यहाँ पर मान सकते हैं कि साइन आई लगभग आई के इक्वल हो जाएगा तथा साइन आर लगभग आर के इक्वल हो जाएगा। अब दोस्तों अगर हम इसे मान लिए होते समीकरण 3, तो इसे समीकरण 3 चलिए अभी मान लेते हैं, और ये साइन आई लगभग आई के इक्वल हो गया, साइन आर लगभग आर के इक्वल हो गया। तो समीकरण 3 से हम बोल सकते हैं, समीकरण 3 से हम बोल सकते हैं साइन आई को आई कह सकते हैं अपान साइन आर को आर कह सकते हैं, इज इक्वल टू म्यू टू अपान म्यू वन बोल सकते हैं। अब देखिएगा दोस्तों, आई इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, आई इज इक्वल टू गामा माइनस अल्फा है, गामा माइनस अल्फा हो गया, बाई आर इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, गामा माइनस बीटा है दोस्तों, गामा माइनस बीटा इज इक्वल टू दूसरा माध्यम बटे पहला माध्यम। अब देखिएगा दोस्तों, त्रिज्या गुणा करा देते हैं, तो म्यू वन का त्रिज्या गुणा हो जाएगा गामा माइनस अल्फा से, तथा म्यू टू का त्रिज्या गुणा हो जाएगा गामा माइनस बीटा से। ठीक है दोस्तों, ये म्यू वन का मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा टोटल से, दोनों से, और म्यू टू का मल्टीप्लाई इन दोनों से हो जाएगा। तो अब देखिएगा दोस्तों, अंदर गुणा कर देते हैं, तो ये हो जाएगा म्यू वन गामा माइनस म्यू वन अल्फा
इज इक्वल टू ये हो जाएगा म्यू टू गामा माइनस म्यू टू बीटा। ठीक है दोस्तों, अब देखिएगा म्यू वन गामा म्यू वन अल्फा इज इक्वल टू म्यू टू गामा माइनस म्यू टू बीटा। देखिएगा गामा गामा दोनों तरफ बन रहे हैं, तो गामा एक तरफ कर लेते हैं। तो दोस्तों ये म्यू वन गामा है, म्यू वन गामा हो गया, और ये देखो म्यू टू गामा इधर उठा लाते हैं, तो ये हो जाएगा म्यू टू गामा माइनस का इज इक्वल टू, यहाँ पर दोस्तों ये म्यू वन अल्फा माइनस का है, उधर जाएगा तो म्यू वन अल्फा प्लस का हो जाएगा दोस्तों, और ये माइनस का म्यू टू बीटा लिखा है, म्यू टू बीटा लिख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिएगा यहाँ पर क्या करते हैं, म्यू वन को कॉमन कर लेते हैं, सॉरी दोस्तों यहाँ पर गामा कॉमन कर लेते हैं, गामा कॉमन है तो गामा कॉमन हो गया, म्यू वन माइनस म्यू टू बच गया, और यहाँ पर दोस्तों कुछ कॉमन नहीं है तो इसे ऐसे ही लिख लेते हैं म्यू टू बीटा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर देखिए, जब इनका व्यास बहुत छोटा था तो अल्फा बीटा और गामा भी, जैसे कि आई और आर लगभग साइन आई और साइन आर के इक्वल हो गए, तो इनका व्यास जब बहुत छोटा होगा अल्फा बीटा और गामा को भी हम tan अल्फा के इक्वल मान लें, tan बीटा के इक्वल मान लें तथा tan गामा के इक्वल मान लेते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, फिर हम कह सकते हैं जब पृष्ठ का व्यास बहुत कम है तो अल्फा बीटा तथा गामा का मान बहुत कम होगा और बिंदु M तथा P बहुत निकट होंगे, बिंदु M तथा P बहुत निकट होंगे। ठीक है दोस्तों, लिख लेते हैं हम, जब पृष्ठ का व्यास बहुत कम है तो अल्फा बीटा तथा गामा का मान बहुत कम होगा, बहुत कम होगा तथा बिंदु M P लगभग बराबर होंगे, M लगभग P के बराबर होगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिएगा तो हम यहाँ पर जब अल्फा बीटा गामा का वैल्यू बहुत कम होगा तो हम बोल सकते हैं अल्फा इज इक्वल टू tan अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू tan अल्फा। और देखिएगा tan अल्फा, अल्फा यहाँ पर बन रहा है, सॉरी हाँ दोस्तों अल्फा यहाँ पर बन रहा है, तो अल्फा यहाँ पर बन रहा है किस त्रिभुज में, AMO। देखिएगा AMO त्रिभुज में अल्फा बनेगा, अल्फा इज इक्वल टू tan अल्फा, तो tan अल्फा इज इक्वल टू लंब होता है। मान लेते हैं कि जो हमारा AM है इसकी दूरी जो है h है, मान लिया दोस्तों इसकी दूरी h है, तो tan अल्फा बराबर लंब कितना हो गया दोस्तों हमारा h हो गया, चलिए h लिख लेते हैं, अपान क्या हो गया दोस्तों आधार हमारा MO हो जाएगा, तो MO लिख लिया दोस्तों। अब देखिएगा h को h ही लिख लेते हैं, और M लगभग हमारा P के इक्वल है, तो जब M P के इक्वल है तो M को हम दोस्तों P बोल देते हैं, तो PO। अब देखिएगा दोस्तों यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं इसे, H अपान P से O की दूरी, मतलब P ये है दोस्तों, O ये है, मतलब कि P से O की दूरी का मतलब हुआ ध्रुव से वस्तु की दूरी। तो ध्रुव से वस्तु की दूरी क्या कहलाती है दोस्तों, आप लोग जानते हैं, ध्रुव से वस्तु की दूरी U कहलाती है। U से प्रदर्शित करते हैं, किससे प्रदर्शित करते हैं दोस्तों, U से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिएगा ये अवतल पृष्ठ है, कैसा पृष्ठ है, एक अवतल पृष्ठ है। तो अवतल पृष्ठ पर जो दूरी होती है क्या होती है, वस्तु की दूरी ऋणात्मक होती है। क्यों होती है दोस्तों, क्योंकि प्रकाश किरण इस दिशा में जा रहा है और हम दूरी मापने के लिए उधर से इस दिशा में आ रहे हैं, हम दूरी मापने के लिए ध्रुव से इस दिशा में आ रहे हैं, जबकि प्रकाश किरण इस दिशा से उस दिशा में जा रहा है दोस्तों, तो हम प्रकाश किरण की विपरीत दिशा में, इसलिए दूरी ऋणात्मक होगी। ठीक है दोस्तों, अब देखिएगा बीटा इज इक्वल टू मान लेते हैं tan बीटा, तो tan बीटा इज इक्वल टू भी लंब बटे आधार होता है दोस्तों। तो tan बीटा कहाँ पर बना है, ये बना है, तो AMI एक त्रिभुज है, तो tan बीटा हो गया दोस्तों लंब हो गया ये दूरी, तो ये दूरी लंब है तो h है, लंब h हो गया दोस्तों। आधार तो MI बोल सकते हैं आधार को दोस्तों, MI, क्योंकि यहाँ से जहाँ
एम आई हो गया। अब देखिएगा दोस्तों एच और एम आई को एम लगभग पी के बराबर, तो पी आई बोल सकते हैं इज इक्वल टू एच। अब देखिएगा दोस्तों पी से आई की दूरी, आई क्या है दोस्तों, हमारा इस वस्तु की प्रतिबिंब है आई, आई प्रतिबिंब है, तो मतलब कि ध्रुव पी से प्रतिबिंब की दूरी, तो ध्रुव पी से प्रतिबिंब की दूरी v होती है दोस्तों, और हम फिर से प्रकाश किरण के विपरीत दिशा में हैं, तो ये दूरी भी ऋणात्मक होगी। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर देखिएगा गामा, तो गामा इज इक्वल टू tan गामा, और tan गामा को हम क्या बोल सकते हैं, गामा हमारा यहाँ पर है, तो त्रिभुज ए एम सी की बात हो रही है, ए एम सी में लंब बटे आधार, आधार मतलब एन सी, और एन सी को यहाँ पर दोस्तों हम क्या बोल सकते हैं, एम सी को बोल सकते हैं पी सी, क्योंकि एम लगभग पी के बराबर है, तो पी सी इज इक्वल टू एच अपान। अब देखिएगा ध्रुव पी से सी की दूरी, मतलब ध्रुव पी से वक्रता केंद्र की दूरी, और वक्रता केंद्र की दूरी क्या कहलाती है दोस्तों, आर कहलाती है, तो इसे हम यहाँ पर लिख लेते हैं माइनस आर, क्योंकि हम प्रकाश किरण की विपरीत दिशा में दूरी माप रहे हैं। अब देखिएगा दोस्तों इन तीनों की वैल्यू अल्फा बीटा तथा गामा का मान, अल्फा बीटा तथा गामा का मान, समीकरण इसे मान लेते हैं दोस्तों, इसे समीकरण हम मान लेते हैं समीकरण 4, इसे हम मान लेते हैं समीकरण 4। तो अल्फा बीटा तथा गामा का मान समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण 4 में रखने पर, तो दोस्तों समीकरण 4 में अगर इसकी वैल्यू रख दें तो यहाँ पर हो जाएगा, गामा बाहर है, तो गामा इज इक्वल टू एच अपान आर, तो माइनस में है दोस्तों, माइनस रख लिया, और ब्रैकेट में μ1 माइनस μ2, तो ये हो गया दोस्तों μ1 माइनस μ2 इज इक्वल टू μ1 अल्फ़ा, μ1, अब अल्फ़ा को हम क्या बोल सकते हैं दोस्तों, अल्फ़ा इज इक्वल टू एच अपान माइनस यू, तो दोस्तों हमने रख लिया एच अपान माइनस यू, फिर दोस्तों माइनस, तो माइनस लगा देते हैं, μ2 लिख लिया, और बीटा इज इक्वल टू क्या आया है दोस्तों, एच अपान माइनस वी, एच अपान माइनस वी। तो दोस्तों हमारे पास स्पेस थोड़ा कम है, अब हम इसे थोड़ा सा इरेज करेंगे। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए दोस्तों हम इसे थोड़ा सा इरेज करते हैं, और यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा दोस्तों, कुछ कॉमन बन रहा है। देखिएगा यहाँ पर देखिए दूसरे पक्ष में कोई चीज़ कॉमन हो रही है, देखिएगा यहाँ पर एच अपान माइनस आर है, लिख लेते हैं एच अपान माइनस आर, एच अपान माइनस आर, और μ1 माइनस μ2 इज इक्वल टू, दोस्तों देखिएगा यहाँ पर भी एच है और यहाँ पर भी एच है, यहाँ पर भी माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है, इसका मतलब हम बोल सकते हैं माइनस एच कॉमन है हमारा दोस्तों, माइनस एच कॉमन है, तो हमने माइनस एच को कॉमन कर लिया। और दोस्तों तो बताइए अंदर क्या बचेगा ब्रैकेट के अंदर, तो ब्रैकेट के अंदर ये μ1 ऊपर चला जाएगा दोस्तों, μ1 ऊपर चला जाएगा, अपान यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, u बच जाएगा हमारा, तो हम इसे u लिख लेते हैं, हमारा यहाँ पर u हो जाएगा, क्योंकि माइनस चला गया दोस्तों बाहर, ये देखिएगा कॉमन हो गया है, और फिर माइनस, तो माइनस μ2 यहाँ पर चला जाएगा दोस्तों, μ2 हो गया, और अपान v, तो दोस्तों ये माइनस v था, क्योंकि ये माइनस बाहर चला गया तो यहाँ पर प्लस बचा, तो माइनस प्लस माइनस हो गया दोस्तों, और समझ में आ गई होगी बात। तो आगे देखिएगा माइनस से माइनस कैंसिल और h से h कैंसिल, तो देखिए दोस्तों क्या बचा हमारा, यहाँ पर अगर ब्रैकेट ओपन कर दें μ1 माइनस μ2 अपान r, और यहाँ पर μ1 अपान u माइनस μ2 अपान v। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिएगा दोनों पक्षों के अंशवाहर में, दोनों पक्षों के अंशवाहर में μ1 से भाग देने पर दोस्तों,
किससे, म्यू1 से, म्यू1 से भाग देने पर। अब देखिएगा दोस्तों, दोनों पक्षों में हम अंश में म्यू1 से भाग दे देते हैं, तो ये म्यू1 अपान म्यू1 हो जाएगा यहाँ पर, माइनस ये म्यू2 अपान म्यू1 हो जाएगा दोस्तों, अपान टोटल r हो जाएगा। अब देखिएगा इज इक्वल टू, यहाँ पर भी म्यू1 अपान म्यू1 हो जाएगा दोस्तों, उसके बाद माइनस म्यू2 अपान म्यू1 हो जाएगा दोस्तों, और बाई इसमें u है दोस्तों, इसमें u है और इसमें v है। ठीक है दोस्तों, तो देखिएगा जहाँ पर भी म्यू1 है बटे में वो कट जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, और म्यू2 अपान म्यू1 जहाँ पर भी है वहाँ पर हम जो है म्यू रख देंगे। ठीक है दोस्तों, म्यू2 अपान हम लिख देते हैं दोस्तों यहाँ पर, म्यू2 अपान म्यू1 इज इक्वल टू म्यू। ठीक है दोस्तों, तो देखिएगा म्यू1 से म्यू1 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर 1 बचा, और माइनस म्यू2 अपान म्यू1 दोस्तों, तो म्यू2 अपान म्यू1 को हम बोल सकते हैं म्यू, और यहाँ पर बटे दोस्तों हो जाएगा r इज इक्वल टू म्यू1 अपान म्यू1 दोस्तों, ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आ जाएगा 1, और माइनस म्यू2 अपान म्यू1 इज इक्वल टू म्यू, और यहाँ पर देखिएगा u है दोस्तों, तो हम यहाँ पर u लिख लेते हैं, और यहाँ पर v है दोस्तों, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं v। ठीक है दोस्तों, अब देखिएगा दोस्तों, अब हम यहाँ पर अगर माइनस से गुणा कर दे दोनों पक्षों में, दोनों तरफ माइनस से गुणा करने पर, तो दोनों तरफ माइनस से गुणा करने पर, माइनस से गुणा करने पर क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस यहाँ पर गुणा करेंगे तो ये माइनस का 1 हो जाएगा, और ये म्यू प्लस का हो जाएगा, तो म्यू प्लस का पहले लिख लेते हैं, और ये माइनस का 1 हो जाएगा तो इसे बाद में लिख लेते हैं, और बाई r दोस्तों। अब ये यहाँ पर क्या होगा, ये 1 अपान यू माइनस का हो जाएगा, तो 1 अपान यू को हम बाद में लिख लेंगे क्योंकि ये माइनस का हो जाएगा दोस्तों, और ये माइनस इसमें गुणा करेंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो म्यू अपान वी को पहले रख लेते हैं, म्यू अपान वी को पहले रख लेते हैं। अब देखिएगा दोस्तों, यही फार्मूला हमें प्रूव करना था, और ये फार्मूला हमारा प्रूव हो चुका है। म्यू अपान वी इज इक्वल टू, ये देखिए म्यू अपान वी इज इक्वल टू, सॉरी म्यू अपान वी माइनस 1 अपान यू इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 अपान आर, म्यू अपान वी माइनस 1 अपान यू इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 अपान आर। ये दोस्तों हमारा प्रूव हो चुका है। ठीक है दोस्तों, आई होप दोस्तों आपको डेरिवेशन समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है, पसंद आया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जितना ज़्यादा हो सके दोस्तों शेयर कीजिए। हम कल फिर एक नए डेरिवेशन के साथ आएंगे। थैंक यू दोस्तों।